हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो है करंट अफेयर देखने वाले हैं और आज तारीख है 2 मार्च 2024। देखते हैं कौन कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न आपके ऊपर ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें भारत की रैंक है 42वां। और ये बौद्धिक संपदा सूचकांक क्या है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में देखा जाता है कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की धरोहर, खास करके आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास और देशों से जो है हमारा राजनीतिक संबंध कैसा है, आर्थिक संबंध कैसा है। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट हम लोग बात करते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्या इसकी स्थिति बेहतर चल रही है या नहीं चल रही है। 1991 से हम लोग इसको जो है देख रहे हैं। इसके बारे में जो है आप ध्यान देना है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक, बौद्धिक संपदा हमारे संस्कृति से संबंधित है, हमारे राजनीतिक और आर्थिक संबंध से भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं डायरेक्टली। तो सारे सिचुएशन में देखा जाए तो हमारा स्थान क्या है? 42वां है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला जो है पहला देश कौन बना। तो वही देश है जहाँ पे भोजपुरी भी भाषा बोला जाता है और वो देश कौन सा है आपका? मॉरिशस। तो भारत की जन औषधि पहल, जन औषधि आपको पता होना चाहिए कि इस पे बहुत सारी दवाएं ऐसी है जो सस्ती कीमत पे मिल जाती है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि कैंसर से निजात दिलाने वाली दवा जो है लाखों रुपए में मिलती है या हजारों रुपए में मिल जाएंगी। लेकिन यही है कि बहुत सारे डॉक्टर जो है इसको सजेस्ट नहीं करते हैं, कारण कि वो कई अलग अलग कंपनियों का दवा सजेस्ट करते हैं जिससे उनको बेनिफिट होता है। इसलिए ये जन औषधि केंद्र वाले या जेनरिक दवा का सजेशन नहीं देते हैं क्योंकि उनको उनमें कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका मॉरिशस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भेदभाव आ गया तो सबसे पहले तो भेदभाव की अगर बात करें तो भेदभाव को रोकना है तो समानता लाना पड़ेगा। और अगर समानता लाना है तो आपको पता है हमारे संविधान में समानता के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो एक अधिकार, एक खंड ही बना दिया गया है, समता का अधिकार। और ये समता का अधिकार जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से 18 आर्टिकल जो है वह 14 से 18 तक समता के अधिकार का वर्णन किया गया है। जिसमें आर्टिकल 14 में देखिएगा तो विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। 16 में लोक नियोजन है, यानी नौकरियों में सबको लगभग एक बराबर आरक्षण है। 17 में छुआछूत का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। तो 14 से 18 तक पूरा का पूरा समानता की बात की जा रही है, जबकि 1922 तक स्वतंत्रता का, ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 जो है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है। 31 तो खाली है जिसमें संपत्ति का अधिकार था जो अब नहीं है, उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और अनुच्छेद 33, 34, 35 इसमें मौलिक अधिकारों का अपवाद है, जितने भी एक्सेप्शन है उसकी बात की गई है। तो भाग 3 पूरा मौलिक अधिकार से संबंधित है जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। चलिए अगला प्रश्न जो है इसमें हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो जब भी देखिए अगर तकनीक से संबंधित, आईटी से रिलेटेड सारी बातें होंगी ना तो साउथ के राज्यों में ही ज्यादातर होता है। और उसमें भी सबसे ज्यादा आपका फेमस है कौन? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो है इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स को यानी अब आने वाले दिन में हमारे स्पेस में भी बोलबाला होने वाला है, चंद्रमा पे भी बोलबाला होने वाला है। सब जगह जो है हम लोग एकदम आगे बढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारे साइंटिस्ट अब स्ट्रांग हो चुके हैं, अपने तकनीक में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोग को नासा पे ज्यादा दिन तक डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत बिल्लियों की कितनी प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा? देखिए बिल्ली के प्रजाति में अगर देखा जाए तो टोटल 7 प्रजाति को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसमें शेर है, लायन है, टाइगर है, चीता है, लियोपार्ड है, स्नो लियोपार्ड है, मतलब ये सब, प्यूमा भी है, जैगुआर भी है। 7 को तो हम काउंटे करा दिए, लायन है, टाइगर है, स्नो लियोपार्ड है, चीता है और आपका प्यूमा है। ठीक है, तो ये सब मिला करके जो है टोटल कितने 7 प्रजाति हैं, इनका संरक्षण इनको दिया जा रहा है। लगभग 125 करोड़ 125-24 करोड़ या 134 करोड़ ऐसे ही है रुपया खर्च किया जा रहा है इनके संरक्षण के लिए। सोचिए
अगर ये विलुप्त हो जाएंगे ना तो मानव भी एक दिन विलुप्त होने जा रहा है। कहा जाता है कि जो मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियां अगर सबके सब खत्म हो जाए तो आने वाले 3-4 साल बाद मानव भी सबके सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए पशु पक्षी जानवर जितने हैं उनको भी बचाना है, खुद को भी बचाना है, अगर इस धरती पे रहना है तो। चलिए अगला प्रश्न है, कवि महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दे दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं राज्य तो आंसर होगा ही नहीं, केंद्र शासित प्रदेश ही होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ये संस्कृति से संबंधित है, वहां के संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे पहले आर्टिकल 370 धारा 370 अनुच्छेद 370 वहां पे लागू था, उसको खत्म किया गया। खत्म करके वहां पे उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा है। हालांकि टोटल भारत में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा है, जिसमें से पहला दिल्ली जहां विधानसभा है, दूसरा पुडुचेरी और तीसरा जम्मू कश्मीर। बाकी जो 5 हैं वहां पे विधानसभा नहीं है। यानी टोटल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है, टोटल राज्यों की संख्या 28 है। उन 8 राज्यों में से 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 3 केंद्र शासित प्रदेश में आपका विधानसभा है, जबकि 5 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि 2022-23 के लिए कितने कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार दिया गया है? अकादमी रत्न पुरस्कार। तो अकादमी रत्न पुरस्कार की कभी भी बात आए तो ध्यान देना है, इसमें कोई संगीत नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें अकादमिक रत्न पुरस्कार में जो है टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, जबकि सिर्फ इस अकादमी में एक वर्ड जुड़ जाए आपका, वो वर्ड क्या है? संगीत। संगीत अकादमी पुरस्कार, तब टोटल इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 80। ठीक है, लेकिन सिर्फ अकादमी पुरस्कार अगर बात की जाए, वही साहित्य के क्षेत्र में कह लें, पूरे देश के विकास के क्षेत्र में कह लें, तो इसकी संख्या कितनी है? टोटल 6। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो PS श्रीधरन पिल्लई बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक के लेखक हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, स्वयं प्लस एक ऐसा पोर्टल है जो आप घर बैठे बैठे IIT, IIM जैसे कॉलेजों से आप डिग्री ले सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन ले सकते हैं घर बैठे। स्वयं पोर्टल पे आप जाइएगा, हजारों ऐसा कोर्स है जो आप घर बैठे कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन बहुत कम पैसे में, मतलब एक तो निःशुल्क है एक तरह से देखिए तो, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह लगता है, तो बहुत कम पैसे में आप जो है यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। तो ध्यान देना है, ये स्वयं प्लस पोर्टल जो है आखिर किसके द्वारा? तो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो सीधी सी बात है कि कौन जारी करेगा? शिक्षा मंत्रालय। अब आपके लिए प्रश्न जो है अंतिम प्रश्न, यहाँ पे ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो एकदम दिमाग में देखते आपका नहीं जाना चाहिए कि हाँ ऋषि सुनक जो है आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय मूल के हैं, बट इन्होंने नहीं पाया। कोई और व्यक्ति है, शशि थरूर भी नहीं है, अमर्त्य सेन भी नहीं है, तो इसका मतलब सीधे से आंसर क्या हो जाएगा? सुनील भारती मित्तल। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने भी यह प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा, तो आंसर हो जाएगा सुनील भारती मित्तल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग, ये करंट अफेयर का जो है आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ स्टैटिक जीके के लिए मैंने मैराथन क्लासेस जो है हिस्ट्री का अपलोड किया हुआ है वीडियो, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले। तो लगभग सारे सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, करंट अफेयर हो, सारे वीडियो आप लोग अवेलेबल मिल जाएंगे बिल्कुल निःशुल्क, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगना है। तो ध्यान रहे, आप लोग अधिक से अधिक समय दीजिए कि हम रिवीजन करें। अगर आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा ना, आपका प्रैक्टिस, आपका कॉन्फिडेंस उतना मजबूत होगा और एग्जाम में आप कभी भी घबराने से बच जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।